माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 चल रहा था, यानी उसमें लगभग प्रश्न को हल कर दिए गए हैं। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी, जो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, यानी डिसोल्यूशन 1, 2, 3 एक ही पार्ट में दिया हुआ है। तो आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी। आज मैं ये समझाऊंगा सबसे पहले कि ये डिसोल्यूशन तो पहले बता दिया गया है, इंसॉल्वेंसी आज बताया जाएगा। और इंसॉल्वेंसी के केस में कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे, किस तरह से खाते बनाए जाएंगे, किस तरह से प्रश्न को हल किए जाएंगे, इन सारी बातों को मैं क्लियर कर आगे प्रश्न को हल करूंगा। आज डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी ध्यान देंगे। डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी जब कोई साझेदार अपने दायित्व या पूंजी की कमी को लाने से असमर्थ हो जाता है, जब कोई साझेदार अपनी पूंजी कमी, हानि या दायित्व का भुगतान करने से असमर्थ हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे दिवालिया कहा जाता है। कहने मतलब कि कोई भी साझेदार जो अपने कैपिटल की कमी, डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और लॉस को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे हम दिवालिया कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि व्हेन एनी पार्टनर अनेबल टू पे हिज डेट और व्हेन liability is more than assets, when liability is more than assets, यानी यदि उसका दायित्व जो है संपत्ति से अधिक हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे दिवालिया कहा जा सकता है। वैसी स्थिति में उसे दिवालिया कहा जाता है। और दिवालिया का केस में, यानी एक एग्जांपल देते हैं हम लोग यहाँ पर कि देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब कारण रीजन में भी एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे पहले से 3 साझेदार हैं जो फर्म को चला रहे हैं, ड्यू टू एनी रीजन बी बिकम इंसॉल्वेंट, ये हो गया इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। मतलब कि दोज पार्टनर्स या दैट पार्टनर्स अनेबल टू पे हिज debt or unable to pay his deficiency of capital or unable to pay his deficiency loss, यानी realization loss और कैपिटल की कमी को पूरा करने से जब असमर्थ हो जाता है तो उसे हम लोग दिवालिया कहते हैं, इंसॉल्वेंट। और जो बच जाते हैं पार्टनर, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्वेंट, इसको बोलेंगे सोल्वेंट। पुनः मैं रिपीट करता हूं कि जब किसी भी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार अपनी पूंजी की कमी, हानि या दायित्व का भुगतान करने से असमर्थ हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस साझेदार को साझेदारी फर्म के लिए दिवालिया कहा जाता है। यानी दिवालिया का मतलब हुआ एक लाइन में कि जब उसका दायित्व संपत्ति से अधिक हो जाता है तो उसे हम दिवालिया कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, मैंने बताया कि दिवालिया, अब यहाँ पर पूंजी की कमी की बात है। सपोज किया जाए कि ये लगाया 2 लाख, ये भी लगाया 2 लाख, ये भी लगाया, मान लीजिए सपोज कर रहे हैं ये 2 लाख और 1 लाख। अब किसी कारणवश या निफ्स हो या जरूरत हो, यह जो है व्यक्ति अपना पूंजी को ड्राइंग कर लेता है, यानी निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है और फर्म में 1 लाख, सपोज किया जाए कि 1 लाख रुपया ही ड्राइंग कर लिया, 1 लाख रुपया ड्राइंग कर लिया और फर्म में अगर लॉस हो जाता है 1 लाख, तो इसको पुनः जो है लॉस होगा। अगर कोई आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉस को किस तरह से बंटवारा करेंगे, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हम आगे करेंगे। यानी कहने मतलब कि आदमी, यानी कोई भी साझेदार ड्राइंग कर लेता है मोर देन, जितना लगाया उससे ज़्यादा, या ड्राइंग 2 बार करके निकाल लिया, पहले 1 लाख निकाला
पुनः दोबारा 1 लाख निकाला, तो डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो वहाँ इसका जो है कैपिटल 0 हो जाएगा, और जो रियलाइजेशन लॉस होगा वह लाने से असमर्थ हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसे दिवालिया कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया किसको कहते हैं। पहले लेसन में पढ़ाया जा चुका है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, कोई पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं हो, तो वैसी स्थिति में अगर कोई रेशियो नहीं दिया हो तो साझेदार जो है पूंजी साझेदार अपनी पूंजी नहीं लाभ को, साझेदार जो है लाभ को यानी रियलाइजेशन प्रॉफिट को बराबर बराबर में बांटेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो प्रॉफिट को क्या बांटेंगे, इक्वली, और अगर दिया हो तो उसी अनुपात में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले यानी जो साझेदारी का विघटन पढ़ाया गया है डिसोल्यूशन, उसमें सारी बातों को कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग डिटेल एक्सप्लेन कर दिया गया है। और यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, यानी सन 1903 से पहले दिवालिया के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 1903 के बाद गार्नर बनाम मर्रे सिद्धांत यानी गार्नर वर्सेस मर्रे का सिद्धांत आया, जिसमें कुछ स्पष्ट निर्णय है इसका कि जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो वैसी स्थिति में उसकी पूंजी की कमी को जो बचे हुए साझेदार होंगे, जिसको मैंने कहा था सोल्वेंट पार्टनर, तो सोल्वेंट पार्टनर पहले जो है लाभालाभ अनुपात में बांटा करते थे, लेकिन गार्नर वर्सेस मर्रे के सिद्धांत के बाद इसमें कुछ डिसीजन आया है। इसके अनुरूप हम लोग गार्नर वर्सेस मर्रे के सिद्धांत के अनुसार पहला केस है कि जो रियलाइजेशन लॉस होगा, यानी ये बराबर बराबर बांटेंगे, यानी 1:1:1। अगर 2 साझेदार है तो 1:1, अगर 3 साझेदार है तो यहाँ पर 3 पार्टनर रहने पर, यहाँ 2 पार्टनर रहने पर। पहला केस हुआ। गार्नर वर्सेस मूडी का सिद्धांत बताया जा रहा है। दूसरा है कि यानी कैपिटल की लॉस को पहला केस हो गया रियलाइजेशन लॉस को, और दूसरा है कि रियलाइजेशन लॉस सोल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, सोल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। कहने का मतलब कि दूसरा केस है कि जो रियलाइजेशन लॉस होगा सोल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग इन कैश, साझेदार जो होंगे, जो सोल्वेंट होंगे, वो नगद में लाएंगे, यानी नगद में लाने का एंट्री होगा कैश अकाउंट। याद रखेंगे कि रियलाइजेशन लॉस को ही बताया जा रहा है, वो कैश किस में लाएंगे, तो कैश में लाएंगे। तो कैश में इसका जो एंट्री होगा कैश अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ये रियलाइजेशन लॉस को लाने का एंट्री होगा कैश अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा केस होगा, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा होगा कि डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की कमी को किस अनुपात में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है
कि पूंजी की जो कमी होगा, यानी पहले बताया गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 में कि साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व तो असीमित होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अगर मैंने बताया था कि 3 साझेदार है, ए, बी और सी, इसमें बी खत्म हो जाता है, तो इसका जो पूंजी कमी होगा, इसका जो लॉस होगा वो ए और सी को पूरा करना पड़ेगा। यानी जो बचे हुए पार्टनर होंगे, जो पार्टनर दिवालिया हो गया, उसकी पूंजी की कमी को ये पूरा करेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल किस अनुपात में पूरा करेंगे। तो गार्नर वर्सेस मर्रे सिद्धांत में स्पष्ट लिखा हुआ है, बताया गया है कि डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर विल बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। जैसे डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल मान लिया जाए 50,000 है, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल बी का 50,000 है, बी का डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल बी का 50,000 है, तो इसकी कमी को यानी ए और सी बोर्न करेंगे, बियर करेंगे। तो किस अनुपात में? तो कैपिटल रेशियो में। याद रखना है कौन सा रेशियो होगा? कैपिटल रेशियो। अब सवाल यह उठता है कि कैपिटल का रेशियो हम कैसे ज्ञात करेंगे और कैपिटल का रेशियो क्या क्या होगा। कारण अब वहाँ पर खड़ा होता है कि कैपिटल के बारे में पहले बताया गया था कि कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं हम लोग अस्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी, इसको बोलते हैं अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी। याद रखेंगे कि अभी मैंने बता रहा था डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। अब सवाल उठता है कैपिटल क्या होगा? तो कैपिटल यानी डिसोल्यूशन के समय में या दिवालिया के समय जो बैलेंस शीट का जो पोजीशन होगा, बैलेंस शीट में वो दिया हुआ रहेगा कि कैपिटल किस तरह का है। अगर करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो समझेंगे कि वह निश्चित तौर पर फिक्स कैपिटल है। अगर करेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो समझेंगे कि कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेबल कैपिटल है। अब याद रखना है कि अस्थायी पूंजी की दशा में अगर उसका था 2 लाख और इसका था 1 लाख, तो यानी यहाँ पर कैपिटल रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी जो पूंजी अगर अस्थायी दिया हो, फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल की स्थिति में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यानी पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए यानी नहीं हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे किसी तरह का। दिए हुए कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा उसी अनुपात में हम लोग उसका डिवाइड करेंगे। डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर। अब आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर दूसरा है कि आप डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ऑफ बी या डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में यानी चेंजिंग कैपिटल परिवर्तनशील पूंजी के केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हम लोग एडजस्टेड कैपिटल रेशियो याद करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो का मतलब होगा कि जैसे अभी 2 पार्टनर लेके चल रहे हैं ए और बी, यानी यहाँ पर 2 पार्टनर हुआ ए और बी, और ए बी 2 पार्टनर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। सपोज किया जाए कि यहाँ इसको 2 लाख था, यहाँ इसका 1 लाख था। यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर बैलेंस शीट में जनरल लेजर दिया हुआ है तो वो रेशियो के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे
50,000 यहाँ पर लिए, 50,000 यहाँ पर लिए। अगर रिजर्व फंड दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग मान लिया जाए 10,000 ही दिया हुआ है, 10,000 ही भी दिया हुआ है। अधिक या कम, चूंकि एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंस दिया हुआ है, मान लो 20,000 है और ये 15,000 है। अगर कंटीजेंसी रिजर्व है, कंटी 10,000 मान लिया जाए 5,000 है। कहने का मतलब कि बैलेंस शीट के सिचुएशन के आधार पर निर्भर करता है कि अगर रिजर्व फंड दिया हुआ है, जनरल रहा रहेगा तो सब को हम लोग जोड़ेंगे। दो 2,90,000 हुआ, 50, 10, 60, 10, 70 और 10, 80, 1,80,000। एडजस्टेड का मतलब ही होता है एड लेस, यानी जोड़ना या घटाना। अब यहाँ पर हम लेस में लिखेंगे कुछ आइटम। पहला आइटम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस मान लिया जाए यहाँ पर। और दूसरा हो सकता है रियलाइजेशन लॉस भी होगा, तो या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो लॉस होगा तो भी आएगा रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ हम लोग लेस करेंगे जो भी होगा। मान लिया जाए हमको इसको लेते हैं 20,000, इसको लेते हैं 30,000, इसको वही ले देना है 20,000 और 30,000, यानी 50,000 घटाने के बाद इसको हम लोग ब्रैकेट में इधर लिख देंगे 20 और 30, 50,000 घटाने के बाद 2,40,000, 20, 30, 50, 1,30,000, यानी यही मेरा रेशियो होगा 24, 3 1 4 0 खत्म हुआ, 24:13, यही होगा एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। इसी तरह से हम लोग कैपिटल ज्ञात करेंगे कब, जब फ्लैक्चुएटिंग दिया हुआ रहेगा। और अगर प्रश्न में फ्लैक्चुएटिंग दिया हुआ है मान लिया जाए, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं रिजर्व फंड है, नहीं जनरल रिजर्व है, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेयर बैलेंस है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ कुछ भी नहीं करेंगे और जो हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल रेशियो इस तरह से ज्ञात किया जाएगा। मैंने एक सिंपल यहाँ एक नमूना प्रस्तुत किया है कि एडजस्टेड कैपिटल रेशियो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसका हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। पहले मैंने बताया कि अगर रिजर्व फंड और किसी तरह का रिजर्व फंड और लॉस नहीं दिया हो तो यानी कैपिटल जो होगा फिक्स कैपिटल के आधार पर, यानी दिए गए बैलेंस शीट में कैपिटल के आधार पर हम लोग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सोल्वेंट पार्टनर के बीच में। अब यहाँ पर जो नया चीज होगा, यानी यहाँ भी उसी तरह से अकाउंट बनाए जाएंगे। पहला 1 नंबर में बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसी तरह से इसमें बनेगा दूसरा रियलाइजेशन के बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। लास्ट में हम लोग बैंक और कैश बनाएंगे, बैंक और कैश अकाउंट। सारा प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ही होगा। अंतर केवल होगा कि जब पार्टनर यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर था डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया, जिसका मैंने बताया कि जब कोई साझेदार अपने दायित्व का या पूंजी कमी का या लॉस का पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, लाने से असमर्थ हो जाता है, तो उसे दिवालिया कहते हैं। दूसरे चीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वहाँ या तो पार्टनर ला रहा था या ले जा रहा था, वहाँ किसी यानी डिफिशियंसी जो कैपिटल यहाँ पर जैसे इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कैपिटल है वहाँ किसी को लाना नहीं पड़ रहा था। और एक यहाँ चेंजिंग आया है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डिफिशियंसी होगा, जो कमी होगा, वो हमारे सोल्वेंट पार्टनर पूरा करेंगे, जो कि पहले बताया गया अभी तुरंत। अब आगे बताया गया कि यानी वो किस अनुपात में पूरा करेंगे, पूंजी अनुपात में पूरा करेंगे, यानी इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो कमी होगा, चाहे कैपिटल लॉस होगा या रियलाइजेशन लॉस होगा या किसी तरह का जो भी लॉस होगा, वो सोल्वेंट पार्टनर पूरा करेंगे। तो किस रेशियो में, यानी कैपिटल रेशियो। अब सवाल उठता है कि कैपिटल का रेशियो कौन सा होगा, यानी कैपिटल बैलेंस शीट में दिए गए परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कैपिटल वो फिक्स कैपिटल है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो यहाँ पर बताया गया कि फिक्स कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिक्स कैपिटल में जैसे कि एक का 2 लाख है और एक का उदाहरण दिया गया था, ए बी सी 3 पार्टनर है, जिसमें एक लगाया 2 लाख और ए भी लगाया 2 लाख और एक लगाया 1 लाख। ये खत्म हो जाता है तो बच जाता है ये, तो ये रेशियो मैंने बताया था 2:1 बांटा जाएगा। अगर यदि ध्यान देंगे, अगर कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है और उसमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो हम लोग उसको जोड़ेंगे। प्रॉफिट लॉस का सीआर बैलेंस दिया गया है तो जोड़ेंगे। अगर किसी तरह का पीएल अकाउंट का लॉस है या रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसको हम लोग घटाएंगे। यानी यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो के आधार पर यानी डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर का पूरा किया जाएगा। डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी में मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे मेरे व्यूअर्स होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, कि सबसे पहले जो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता था वही बनाया जाएगा। पार्टनर्स करेंट और कैपिटल बनाएगा, इसमें फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा और पार्टनर्स लोन दिया हुआ तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा और ये तो हर स्थिति में बनेगा ही। अब यहाँ पर देखेंगे कि रियलाइजेशन लॉस, और याद रखेंगे कि रियलाइजेशन लॉस यानी फर्म यदि हानि की स्थिति में है, लॉस की स्थिति में है, तभी वहां पर गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई होगा। और अभी इसका डिस्कस मैंने नहीं किया कि इंडियन एक्ट और जो है इंग्लिश संयम के दोनों का, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यानी गार्नर वर्सेस मरे सिद्धांत के बारे में मैंने बताया है कि इसका 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा कि जो रियलाइजेशन लॉस होगा वो सोल्वेंट पार्टनर यानी जो बच गए हैं, जो कि ऋण भुगतान करने की स्थिति में हैं, वो जो है रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाएंगे। नहीं, पहला होगा कि वो बराबर बांटेंगे, रियलाइजेशन लॉस को सबसे पहले बराबर बांटेंगे। रियलाइजेशन लॉस विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर इक्वली। दूसरा होगा रियलाइजेशन लॉस को सोल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। और तीसरा होगा कि सोल्वेंट पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल की
यानी कैपिटल डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रियलाइजेशन लॉस को जो बांटेंगे वो कैपिटल रेशियो बांटेंगे। और कैपिटल रेशियो क्या होगा तो उसके बारे में मैंने स्पष्ट यहाँ पर एक एडजस्टेड कैपिटल रेशियो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो मैंने बता दिया। आगे मैं इस लेक्चर को करते हुए अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।